पहले हमें ये समझ में नहीं आता कि फंक्शनलिस्ट थ्योरिस्ट कौन से हैं, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट कौन से हैं, न्यू फंक्शनलिस्ट कौन से हैं, स्ट्रक्चरलिस्ट कौन से हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कौन से हैं। तो जब हमने एक बार पढ़ लिया, उसके बाद जब हम दोबारा पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है, क्योंकि हमेशा एक थ्योरी जो नई आती है वो दूसरे पुरानी वाली को कॉन्ट्राडिक्ट करके आती है। बेशक। ठीक है, जैसे हमारा 1960s तक क्या था कि फंक्शनलिस्ट थ्योरीज प्रेवलेंट थी, और कोई भी थ्योरी पढ़ो, कोई भी विचारक पढ़ो, तो आपको हमेशा उसका बैकग्राउंड पढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी थ्योरी आ रही है ना सर, तो वो कंटेक्चुअल आ रही है। जो प्रेवलेंट कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग कोई भी थ्योरी जनरेट होती है। जैसे अगर मार्क्स ने थ्योरी दी है तो मार्क्स के टाइम पे वो चीज़ें प्रेवलेंट थी, बहुत ज़्यादा शोषण चल रहा था, लेकिन अगर हम मार्क्स की थ्योरी को अब अगर हम देना चाहेंगे तो वो नहीं होगी, क्योंकि जैसे डेरेनड्रॉफ ने उनको क्रिटिसाइज किया, और क्रिटिक में और हेटर में भी डिफरेंस होता है। हेटर तो हमारा ये है कि जो सिर्फ हम कुछ भी कर ले वो विरोध ही करेंगे। क्रिटिक होता है। हमारे साथ में है डॉक्टर गुलनाज फातिमा। अभी हम बात करेंगे कि किस प्रकार बच्चे का सोशियोलॉजी में कैरियर है, और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोशियोलॉजी एक बेहतरीन सब्जेक्ट है। क्या क्या कैरियर हो सकता है सोशियोलॉजी में, ये बताइए। सर मैं तो पहले नेट की तैयारी के बारे में बताना चाहूँगी कि मतलब नेट की तैयारी के लिए क्या दिमाग में रखना चाहिए। मुझे लगता है सबसे पहले जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस है वो पढ़ना चाहिए इंसान को। लास्ट ईयर क्वेश्चन से पढ़ने से क्या होता है कि हमें पैटर्न का पता चलता है। बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे बच्चे क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बुक ले लेते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए। थियोरीज हैं जैसे कि मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी, सबसे पहले हमें क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थ्योरी ये पूरी पढ़नी चाहिए। ऑगस्ट कॉम्टे से लेकर सभी विचारक को एक एक करके उनकी थ्योरीज पढ़ो। जब थियोरी पढ़ लेंगे ना तो उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूरी आ जाएगी, एक एक क्वेश्चन को हम कर लेंगे। वैसे कितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मगअप करते रहो आप नहीं क्रैक कर पाओगे। बहुत बेहतरीन। उसके बाद आप मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थियोरीज लीजिए, फिर इंडियन सोशियोलॉजिकल थियोरीज लीजिए, जितनी भी थियोरीज हैं उनको सबको पढ़िए। फिर कॉन्सेप्ट्स जितने हैं एक एक करके जितने पेपर हैं उन सबको पढ़िए। पढ़ने के बाद फिर आप अपने खुद से क्वेश्चन फ्रेमिंग, उसके बाद जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर आप उठा सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स। फिर ये देखिए टेस्ट करके कि हम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं और कितने नहीं कर पा रहे हैं, ये करिए। और साथ में जितने भी जो लास्ट ईयर पेपर्स हैं वो करते रहना चाहिए। और बाकी जीएस है कि सर अभी रीजनिंग वगैरह है, जीएस वगैरह बहुत। हाँ, तो जीएस के लिए भी वही सब करना चाहिए, मतलब लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि मैंने खुद ने तो इसमें इन्होंने 2-3 बातें बताई हैं जो मैं थोड़ा इसको कंक्लूड करता हूँ। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप पहले देखिए और उसका रिव्यू कीजिए, उसको 2-4 बार देखिए। फिर उसके बाद क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे आप फोकस कीजिए, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। सोसाइटी क्या है, कम्युनिटी क्या है, एसोसिएशन क्या है, इंस्टीट्यूशन क्या है, सोशल ग्रुप क्या है, उसके बारे में लोगों की क्या राय है, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, कितने जॉनसन ने, इसने, उसने, इतने साइंटिस्ट ने, बार रिपीटेड वे में करना है, जो कि हमारे पूरी तैयारी आज जैसे मैंने भी देखा था ना, जब पढ़ाई करी, आप एक बार पढ़ेंगे थिंकर्स को अलग मतलब सिंपली आपकी हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग। दोबारा पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा इसका ये मतलब था। जितनी बार आप उसको रीड करते हैं ना उसकी उतनी बार उसकी आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है, उसके अलग अलग एंगल समझ में आते हैं। दूसरा ये सोशल थॉट पे आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, थिंकर्स, और इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट है रिवीजन कंटिन्यू होना चाहिए। अल्टीमेटली जब तक आप सक्सेस नहीं होते हैं तो रिवीजन ये आपका कंटिन्यू चलेगा। बच्चे ये सोचते हैं ना एक बार पढ़ लो उसके बाद प्रैक्टिस करते रहो, उससे नहीं होगा। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा मैं एक चीज़ और कहता हूँ, उसके अलावा कोई चीज़ प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट में जितने भी प्रैक्टिस सेट है वो सब फेक है और कई में आंसर गलत है, उससे आप दूर रहिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस करना है। सोशल थॉट, मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थॉट, सोशल डेमोग्राफी, इंडियन सोशल थॉट, बेसिक कॉन्सेप्ट, उस पर आप काम करेंगे। एक मिनट और क्या बताएंगे, इतना मतलब कर लेंगे, क्योंकि जब एक बार पढ़ ली, पहले हमें ये समझ में नहीं आता कि फंक्शनलिस्ट थ्योरिस्ट कौन से हैं, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट कौन से हैं, न्यू फंक्शनलिस्ट कौन से हैं, स्ट्रक्चरलिस्ट कौन से हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कौन से हैं। तो जब हमने एक बार पढ़ लिया उसके बाद जब हम दोबारा पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है, क्योंकि हमेशा एक थ्योरी
जो नई आती है वो दूसरे पुरानी वाली को कॉन्ट्राडिक्ट करके आती है। बेशक बेशक। ठीक है, जैसे हमारा 1960s तक क्या था कि फंक्शनलिस्ट थ्योरीज प्रेवलेंट थी, और कोई भी थ्योरी पढ़ो, कोई भी विचारक पढ़ो, तो आपको हमेशा उसका बैकग्राउंड पढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी थ्योरी आ रही है ना सर, तो वो कंटेक्चुअल आ रही है। जो प्रेवलेंट कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग कोई भी थ्योरी जनरेट होती है। जैसे अगर मार्क्स ने थ्योरी दी है तो मार्क्स के टाइम पे वो चीज़ें प्रेवलेंट थी, बहुत ज़्यादा शोषण चल रहा था, लेकिन अगर हम मार्क्स की थ्योरी को अब अगर हम देना चाहेंगे तो वो नहीं होगी, क्योंकि जैसे डेरेनड्रॉफ है, डेरेनड्रॉफ ने उनको क्रिटिसाइज किया, और क्रिटिक में और हेटर में भी डिफरेंस होता है। हेटर तो हमारा ये है कि जो सिर्फ हम कुछ भी कर ले वो हमारी चीज को विरोध ही करेंगे। क्रिटिक होता है कि जो हमारी चीज को बेहतर बनाने के लिए हमें सजेशन दिए जाते हैं, वर्जन ला सकते हैं। हाँ, कि आप इसमें ये चेंज कर लीजिए। जैसे फंक्शनलिज्म का क्रिटिक आया, नियो फंक्शनलिज्म, क्यों? जिससे कि वो चीज को और बेहतर बन सके। स्ट्रक्चरलिस्ट का आया पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट, फंक्शनलिस्ट का आया कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी थियरी पढ़ो तो उसकी उस टाइम की बैकग्राउंड कंडीशंस हमें क्लियर जरूर होनी चाहिए, जिससे कि हम समझ पाए कि ये थ्योरी की जरूरत उस टाइम पे क्यों थी। जैसे ब्लाइंडेड माइंडली, हाँ, कि ये नहीं कि हम बस उस पर फोकस कर रहे हैं कि नहीं मार्क्स ने ये कहा, क्यों कहा है, वो चीज़ समझनी जरूरी है। जैसे समाजशास्त्र का उद्भव हुआ तो उसके एक रीजन थे, उस समय क्यों हुआ, आखिर फ्रांसीसी क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, उसके कारण हुआ क्या, कैसी घटना घटी। तो इसमें ये है ना मैडम, इन पे हमने 90% पे हमने काम कर लिया है। मेरा मानना है कि जो स्टूडेंट जेन्युइनली ऑनेस्टली तैयारी करना चाह रहा है, और देखिए वीडियो या लेक्चर से क्या फ़ायदा होता है कि कम समय में अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कॉल मार्क्स है, और कॉल मार्क्स की थ्योरी अगर कोई वीडियो सुन लेता है, जैसे मान लीजिए कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है या कॉल मार्क्स की जो भी हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म है, अगर ये 15-15 मिनट की अगर वो सुन लेता है तो 1 घंटे में उसका कॉल मार्क्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर वो 10 बार सुन लेता है तो जो काम वो अकेले में 1 महीना करेगा ना, वो काम मतलब उसका आप ये समझिए 2 दिन में हो जाता है, बट उसको बस रिवाइज करना है। हाँ, और एक सीरीज में पढ़े। जी, सीरीज में पढ़े, ये नहीं कि जब मूड कर रहा है कुछ भी पढ़े, ऐसे नहीं सर। हाँ, क्योंकि तभी हमें समझ में आएगा ना कि भाई जैसे 1960 के दशक में फंक्शनलिज्म क्यों प्रेवलेंट में था, फिर उसके बाद 1960 के बाद फिर क्यों न्यू फंक्शनलिज्म आया, क्यों कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, वजह क्या है। किसी भी चीज का अपडेटेड वर्जन जो आता है उसकी वजह होती है कि उसकी डिमांड होती है, उसमें कुछ कमियां होती हैं, उस कमी को पूरा करने के लिए फंक्शनलिज्म में कुछ कमी थी, सोशल चेंज का विरोधी था, तो एक ऐसी थ्योरी लाई जो सोशल चेंज को भी जगह दे रहा है, इंडिविजुअलिज्म को भी जगह दे रहा है। ठीक है, तो हमने इस पे काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पे और सारी थ्योरीज पे, सोशल थॉट पे, इन सब पे। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जैसे उनकी मार्क्स की है, उसके बाद डेरेनड्रॉफ ने दी है, तो डेरेनड्रॉफ की, क्योंकि अब कैपिटलिस्ट सोसाइटी नहीं इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, तो उन्होंने बताया कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट हमारा अलग रूप ले लेता है। पहले सिर्फ कार्ल मार्क्स ने 2 वर्ग की बात करी है, हैव्स और हैव्स नॉट, मिडिल क्लास की बात नहीं ज़्यादा करी है उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि अब वेलफेयर स्टेट की बात नहीं करी, अब वेलफेयर स्टेट है, ठीक है, मिडिल क्लास है, और अब नॉलेज के बेस पे, जैसे कि एक तो मालिक हो गया, मालिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा वो होता है जो CEO है, जो कंपनी को हैंडल कर रहा है, वो किसकी बेस पे कर रहा है, अपने नॉलेज की बेस पे। तो सिर्फ वर्गीकरण 2 ही नहीं रह गए, कितने ही ज़्यादा स्ट्रैटा, तो बल्कि इस पे बहुत काम बचा रह गया है सोशियोलॉजी में। अब जैसे स्किल सोसाइटी आ गया, सही माना में तो मतलब इस पे काम ही नहीं हुआ। एक समय में नॉलेज पे बात हुई, नॉलेज बैंक पे बात हुई, ठीक है, अल्फ्रेड शुट्ज़ ने बात की। अब ये है स्किल सोसाइटी है। अब इतनी ज़्यादा स्किल के आधार पे इतने क्लास में बट गए हैं कि अब तो कॉन्फ्लिक्ट का कोई मतलब कहीं पे आमने सामने आ ही नहीं सकता है। इतनी ज़्यादा स्किल के आधार पे इतने क्लास का फॉर्मेशन हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको बेसिक लेवल पे जब तक क्लासिकल सोशल थॉट, बेसिक कॉन्सेप्ट, मॉडर्न सोशोलॉजिकल थॉट, डेमोग्राफी, सोशल रिसर्च, बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्लियर करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करें, बार बार करें। और मैं मानता हूँ कि आपको क्या लगता है कितने दिन में एक नया बच्चा नेट की तैयारी कर सकता है? एक अंदाजे से आप बताइए, अगर सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। सर 6 महीने तो कम से कम, क्योंकि एक बार पढ़ने में नहीं होगा। हमें कंटिन्यूटी, एक बार पढ़िए जिस तरीके से सीक्वेंस में, कि जैसे जैसे थ्योरी का इमर्जेंस हुआ है, सोशियोलॉजी का इमर्जेंस हुआ है, उसी सीक्वेंस में आप पढ़िए, फिर 2 बार पढ़िए,
फिर 3 बार, आप खुद ये महसूस करेंगे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग में कितना फ़र्क आ रहा है कि अच्छा मैं तो इस तरीके से समझता था इसको, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ये थ्योरी इसलिए आई है, इस वजह से आई तो है। एकदम से नए बच्चे के लिए 6 महीने से 1 साल तो लगेगा, अगर वो रात दिन लगा रहेगा तब 10 से 12 घंटा पढ़ेगा तो मिनिमम 6 महीने से 1 साल लगेगा। लेकिन जिसको नॉलेज है थोड़ा बहुत तो वो 6 महीने में वो उसको ऑप्टिमम लेवल तक ले जा सकता है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच।